Hello students, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजिएंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? वेरिएबल करंट यानी जिस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करे। बेसिकली अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट करंट था, जिसको हम डीसी कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? अगर डायरेक्ट करंट का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कांस्टेंट करंट होगा, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट करंट भी कहते हैं। यानी टाइम के साथ एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा करंट का वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? जो करंट टाइम के साथ वेरी करे, यानी वो ग्राफ अगर टाइम के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो चेंज कर रहा होगा। ये बहुत सारे तरीके का हो सकता है, जैसे एक हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा ग्राफ ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तीसरा ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, चौथा ग्राफ ऐसे हो सकता है। ये सब क्या है? ट्रांजिएंट करंट है, यानी करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। वैसे ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है क्षणिक, यानी सर्टेन मोमेंट के लिए जो करंट फ्लो करता है। तो क्यों हम इसको ट्रांजिएंट करंट कह रहे हैं उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा थर्ड टाइप का जो करंट होता है वो एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज करता है। सो एसी करंट पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, और उसका एक टिपिकल एग्जांपल ये है। यहाँ पे पॉजिटिव करंट, यहाँ पे नेगेटिव करंट। मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसके साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। यानी अगर ये वायर है तो सर्टेन टाइम के लिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसको हम पॉजिटिव नाम दे दें तो नेगेटिव, आफ्टर सर्टेन टाइम ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगा। खैर, तो ये एसी करंट तो पूरा एक चैप्टर है बेटा, वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट का मतलब अभी हमने बताया क्षणिक, यानी कुछ मोमेंट के लिए जो करंट फ्लो करे। अब वो कुछ मोमेंट जो होगा उसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा, और वो कुछ मोमेंट कुछ नैनो सेकेंड से लेके कुछ सेकेंड या और भी ज्यादा हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अभी तक देखिए ट्रांजिएंट करंट 4 टाइप का होता है बेटा, यानी 4 केसेस में ये पाया जाता है। पाए तो और भी केसेस में जाते हैं, लेकिन ये 4 हमारे सिलेबस में है। बेसिकली क्लास स्टार्ट करने के पहले अभी ध्यान कर लीजिए, ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मेंस, आईआईटी और नीट तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट करंट। 4 केसेस में हमको मिलता है। एक कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, दूसरा कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करते हैं। ये दोनों केस हम लोग यहीं पे आज के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट ये इंडक्टर में होता है। इंडक्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ लेंगे, और उसके अगले चैप्टर में जाएंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहां पे इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर में करंट ग्रो करता है एक केस में, दूसरे केस में डिके करता है। यानी एक केस में बढ़ता है, दूसरे केस में बढ़ता डिक्रीज करता है, घटता है। तो ये दोनों केस तो हम वहां पे पढ़ेंगे।
आज हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम समझाते हैं इसको ट्रांजिएंट करंट कहते क्यों है। डिफिनीशन हमने क्या कहा ट्रांजिएंट करंट का, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करे। लेकिन ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है? क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर कोई चीज हो तो उसको हम क्षणिक कहते हैं, क्षणभंगुर कहते हैं। तो ये ट्रांजिएंट करंट है। अब कैपेसिटर जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, उसका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल ये है कि सपोज कर लो एक कैपेसिटर है, इसको हम एक सेल से चार्ज कर रहे हैं। यहां पे हमने एक स्विच लगाया, सपोज कर लो ये 10 वोल्ट का है और इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि इस स्विच को अगर क्लोज कर दिया तो इस पे कितना चार्ज आएगा? रेजिस्टेंस का उससे कोई लेना देना नहीं बेटा। अगर दिखाना तो रेजिस्टेंस हम 8 ओम कर दे रहे हैं, लेकिन इस पे कितना चार्ज आएगा उसके रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस स्विच को अगर क्लोज करेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा भाई? तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं कि कितना चार्ज आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा। तो होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट फ्लो करना शुरू होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो जब हम क्लोज करेंगे उस मोमेंट पे चार्ज 0 है। जिस मोमेंट पे हमने क्लोज किया उसको t=0 ले लिया। ठीक है भाई, तो t=0 पे चार्ज कितना है? 0। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्लोज करने पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। तो जब यहाँ पे चार्ज फुल हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है वो यहाँ पे होगा 10 वोल्ट के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में। यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो यहाँ करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब कि इस पे जो भी चार्ज होगा उसका फार्मूला होता है CV। तो चार्ज जो इसके ऊपर होगा वो C/V 50 माइक्रोकूलम, ये चार्ज होगा। लेकिन ये चार्ज इसके ऊपर जो आया ये इसको क्लोज करते ही नहीं आएगा। उस चार्ज को आने में कुछ टाइम लगेगा। थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ये जो टाइम है बेटा वो इनफाइनाइट होगा, जिसको अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस पे अगर चार्ज 50 माइक्रोकूलम के जगह 49.999 ऐसा आ गया तो हम इसको 50 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। तो इसको इतना चार्ज गेन करने में इसके ऊपर इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा, बल्कि सर्टेन फाइनाइट टाइम लगेगा। वो टाइम कितना होगा वो भी हम लोग डेरिवेशन में पढ़ेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जिस मोमेंट पे स्विच क्लोज करते हैं उस मोमेंट पे चार्ज 0 होता है और फुल चार्ज गेन करने में वो टाइम लेता है। तो 0 मोमेंट से जिस मोमेंट तक फुल चार्ज गेन करता उस इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहा होता, यानी चार्ज ग्रो कर रहा होता है। तो जितने मोमेंट तक यहाँ चार्ज इंक्रीज करेगा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और इस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इस करंट को ट्रांजिएंट करंट, क्योंकि केवल कुछ क्षण फ्लो कर रहा है उसके बाद क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है।
तो ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। तो भाई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कैपेसिटर हमने ले लिया, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। अब सपोज कर लो इसको ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, यहाँ पे चार्ज बाई 50 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज -50 माइक्रोकूलम। अब इस दोनों प्लेट को अगर किसी रेजिस्टर से जोड़ दें, यानी यहाँ पे एक स्विच लगा दें, तो इस स्विच को क्लोज अगर करेंगे बेटा, t=0 पे हमने क्लोज किया, तो t=0 पे जिस मोमेंट पे इस स्विच को क्लोज करेंगे उस मोमेंट पे प्लेट पे चार्ज क्या होगा, 50 माइक्रोकूलम। अब ये क्लोज करते ही चार्ज जीरो नहीं होने वाला, अल्टीमेटली हम लोग जानते क्या होगा, ये इधर फ्लो करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, अल्टीमेटली चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। थियोरेटिकली t=इंफिनिटी, या इसी को हम लैंग्वेज में कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम इन प्लेट्स पे चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो जाएगा यानी चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, और चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा। अब ये हमने बताया थियोरेटिकली ऐसा होगा बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं, अगर करंट अगर ये चार्ज 100% के जगह 99.9999 कुछ भी ले लो, इतना 4 डेसिमल तक ले लिया, इतना चार्ज डिके कर गया, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो चार्ज क्या बचा भाई, ये प्लेट पे 0.0001, इसको हम जीरो चार्ज सपोज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एक फाइनाइट टाइम में चार्ज जीरो हो जाएगा, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज कर जाएगा। अब ये जो फाइनाइट टाइम है ये स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, तो इसलिए चूंकि ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, इसलिए हम इसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, क्षणिक करंट कहते हैं, क्योंकि केवल कुछ मोमेंट तक ही करंट फ्लो करेगा। सो ये दो एग्जांपल हो गए ट्रांजिएंट करंट के। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते बेटा, तो पहला केस हम लेते हैं किसका भाई, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, और जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस पे जो चार्ज होता है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, करंट जो रजिस्टर में फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं के ऊपर बनेंगे। अगर हमको चार्ज, करंट और पोटेंशियल टाइम के साथ पता है तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो भी हम किसी टाइम पे निकाल सकते हैं, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी हम टाइम के साथ निकाल सकते हैं, यानी हर टाइप का प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, और वो एक बैटरी से जुड़ा हुआ है थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। बैटरी या सेल का EMF E ले ले, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अब t=0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो एट t=0 चार्ज क्या होगा भाई, जीरो। एट t=0 कैपेसिटर पे जिस मोमेंट पे हम क्लोज करेंगे चार्ज क्या होगा,
जीरो होगा। तो t इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया। अब कोई मोमेंट t ले ले एट टाइम t, लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू एंड करंट इन रजिस्टर। क्या भाई? करंट इन रजिस्टर बी आई। टाइम t इक्वल टू जीरो पे तो चार्ज जीरो है, किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, यानी t इक्वल टू जीरो के बाद टाइम t पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या है भाई? q, और करंट इन रजिस्टर क्या है? I। यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करें? इस पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दे। तो किरचॉफ लूप लॉ लगाते यहां से यहां चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? E। देन ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे माइनस IR। देन यहां पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, फिर पोटेंशियल घटेगा माइनस Q बाई C इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझो तो बड़ा आसान है और बहुत मजा आएगा इस चीज को समझने में। तो किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया, ये आगे हमको निकालना क्या है? चार्ज निकालना है टाइम टी पे। पहला एम हमारा ये है, चार्ज निकालना है। तो कैसे चार्ज टाइम टी पे निकालना है? तो टाइम टी यहाँ पे तो अभी टाइम दिख नहीं रहा, अब वो टाइम आएगा, कैसे हम करते हैं बेटा? तो इसको हम लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू E माइनस Q बाई C। R I को क्या लिख सकते हैं? DQ बाई DT। भाई I क्या होता है? DQ बाई DT होता है। देखो अब यहां से टाइम अपीयर हो बेटा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? E माइनस Q बाई C। अब क्या करें? इसको या एलसीएम ले लेते हैं। C E होल अपॉन C। तो इसको हम लिख सकते हैं RC DQ अपॉन CE माइनस Q इज इक्वल टू DT। अब हमको चार्ज चाहिए टाइम टी पे, तो इसको इंटीग्रेट कर दे भाई। इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। ये तो दोनों कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्या लिया भाई? चार्ज जीरो, क्योंकि वो एक रियलिटी है, वो हमको पता है, कोई चार्ज नहीं था। और टाइम टी पे हमने चार्ज क्या माना? क्यू। तो टाइम टी पे चार्ज क्यू, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते बेटा, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया RC और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln CE माइनस Q अपॉन -1। इसकी वजह से -1 आएगा, अपॉन -1
लिमिट 0 to q इज इक्वल टू राइट साइड का इंटीग्रेशन t। तो ये -1 बाहर निकाल लिया हमने, -RC हो गया, उसको उधर भेज दिया और फिर लिमिट पुट कर दे, इधर हो गया -t/RC। अब ये लिमिट पुट कर दे बेटा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, वैसे अभी तक आप लोगों को आ गया होगा क्लास 12th में, अदरवाइज इंटीग्रेशन का हमारा क्लास देखिएगा, वहां से समझ में आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, नेचुरल log x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये भी एक फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ, इसलिए उसी कांस्टेंट से डिवाइड किया हुआ यहाँ पे। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया ln CE माइनस q, देन माइनस लोअर लिमिट q की जगह रख दिया तो ln CE। अब ये हो गया log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। इज इक्वल टू माइनस t अपॉन RC। अब इसका एंटी लॉग ले लिया बेटा, तो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो यहां तो बचेगा CE माइनस Q अपॉन CE, और यहां पे ये e के पावर चला जाएगा बेटा, e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। बात समझ में आ रहा भैया? इसको थोड़ा सा समझा देते बेटा, मेडिकल के स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे तो उनके लिए हम समझा देते, अदरवाइज ये बड़ा सिंपल चीज, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया है बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये भाई। तो क्या हमने किया बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखो log 100 इज इक्वल टू 2। एलू जी लॉग लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि बेस इसका क्या है, 2 है, तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे इस इक्वेशन का, तो LHS का एंटी लॉग ले तो log 100 का एंटी लॉग 100 होगा, इज इक्वल टू इसका बेस क्या था 10, तो ये पावर में चला जाएगा, बेस के पावर पे चला जाएगा, देखो दोनों साइड बराबर आ गया। यानी फार्मूला क्या है, log x इज इक्वल टू, अगर m है और ये बेस 10 है, log लिख रहे हैं यानी अंडरस्टूड बेस 10 है, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो इधर का एंटी लॉग लेंगे तो log का एंटी लॉग x हो जाएगा, log x का एंटी लॉग क्या होगा भाई, x हो जाएगा, और इधर क्या होगा, log का जो बेस है बेटा उसी पर ये m पावर बन जाएगा, वही चीज यहां पे किया है। इस केस में क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं log बेस e, ln के जगह अगर log बेस e लिख दे, ये यही ln है, नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू m। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, log x का एंटी लॉग x, और ये जो है बेस के पावर पे चला जाएगा, तो वही चीज हमने यहां पे किया, log का एंटी लॉग, इसके अंदर जो कुछ भी है ये आ गया, और ये पूरा कहां चला गया, इसका बेस क्या होगा, e होगा, तो e के पावर पे चला गया। e क्या है भाई, एक कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है बेटा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 3.14 हम लेते हैं, तो वैसे ही e एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.718।
तो ई क्या है, कांस्टेंट है जिसका ये वैल्यू है। तो हम इतना बड़ा, वैसे ये अप्रोक्सीमेशन बेटा, अदरवाइज इरेशनल नंबर है, जैसे पाई इरेशनल नंबर है, तो इतना बड़ा हम क्यों लिखने जाए उसको, उसके जगह हमने एक सिंबल दे दिया ई। तो वो चीज यहाँ पे किया है हम लोगों ने। अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं भाई, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सीई अपॉन सीई ये क्या हो गया, 1 माइनस क्यू अपॉन सीई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है, तो इसको हम लिख सकते क्यू इज इक्वल टू सीई इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसको फाइनल टच हम देते हैं बेटा। फाइनली हम कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, इसको हमने लिख दिया क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट सी। इन सबको हमने सिंबल दे दिया। इसको क्यू नॉट क्यों लिखा बेटा, ये देखो डायमेंशनली चार्ज है, सीई कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, चार्ज होगा, और ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा बेटा, इसलिए इसको नोटेशन क्यू नॉट दिया। तो वेयर क्यू नॉट इज सीई, यानी जो भी गिवन क्वेश्चन में मैक्सिमम चार्ज अल्टीमेटली स्टोर होगा। और डायमेंशनली देखें तो पावर हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन लेस होगा और ये डायमेंशन लेस होगा, तो ये टाइम है तो ये भी टाइम होना चाहिए। आरसी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, ये टाइम का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, जिसको टाउ सबस्क्रिप्ट सी से रिप्रेजेंट किया बेटा, टाउ सबस्क्रिप्ट सी, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू क्या है, आर सी। और इसका नाम क्या होता है टाउ सी का, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसलिए क्योंकि डायमेंशन टाइम का है, कैपेसिटिव इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर, सर्किट में क्या कैपेसिटर है। तो आरसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, कैपिटल टी। तो किसी टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा वो ये होगा। अब हम करंट निकालें, रजिस्टर में क्या करंट फ्लो कर रहा होगा उस टाइम टी पे। सर्किट यही बनाया था ना भाई, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है और ये सेल लगाया हुआ, ईएमएफ ई का, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कैपेसिटेंस सी, टाइम टी पे यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा, टाइम टी पे ये करंट कितना होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। सो आई इज इक्वल टू, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सप्रेशन इसका डिफरेंशिएशन कर बेटा, तो ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये टाइम के साथ हमने डिफरेंशिएट किया बेटा।
तो अगर यहाँ पे केवल टाइम होता तो ये होता, लेकिन यहाँ पे ये चीज है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और उस डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कितना होगा भाई, जब इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, या e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t, लेकिन ये t तो है नहीं तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये माइनस, सो माइनस 1 बाई टाउ सी। इसको हमने लिख दिया I इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन टाउ सी, और ये क्या हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये क्या है RC, तो इसको यहां पे लिखते हैं, तो Q नॉट बाई RC e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। डायमेंशनली हम देखें तो ये करंट होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इधर करंट है तो ये क्या होगा, करंट होगा, और ये जो करंट है बेटा ये मैक्सिमम करंट होगा। सो इसको I नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये फार्मूला हो गया करंट के लिए। जहां पे I नॉट क्या वो हम लिख देते हैं, I नॉट इज इक्वल टू किसको हमने लिखा, Q नॉट अपॉन RC, और Q नॉट क्या बेटा, CE। Q नॉट जो हमने लिखा वो किसको लिखा, CE को लिखा है, तो ये CE है, CE अपॉन RC, ये C और C कट गया, तो I नॉट क्या है भाई, यहां पे इस वाले फार्मूले को लिख देते बेटा, I नॉट क्या वो हम यहाँ पे बताते हैं, I नॉट लिख लेना, I नॉट इजकल टू E अपॉन R। तो डायमेंशनली देखो क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, करंट होगा, और ये ईएमएफ है यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये मैक्सिमम करंट होगा, इसलिए हमने I नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो हो गया करंट का फार्मूला भाई। अब दूसरी चीजें करें, यानी उस टाइम टी पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टाइम टी की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम टी पे करंट क्या फ्लो कर रहा होगा ये तो हमने निकाल लिया, इसको यहां हम लिख देते बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, I नॉट इन ब्रैकेट वन, कितना आया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दें, I नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। टाइम टी पे ये करंट फ्लो कर रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्या निकालने जा रहे हैं भाई, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा टाइम टी पे। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, VC इज इक्वल टू Q बाई C, और Q हमारा ये है Q नॉट, Q नॉट क्या है भाई, CE, CE अपॉन C इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ C। ये CC कट गया, तो VC कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टाइम टी पे वो होगा E टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ C। चौथा फार्मूला रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस,
रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर, और I हमने ये निकाला हुआ है, तो I नॉट आर e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। I नॉट आर क्या होगा भाई, E होगा। I नॉट का फार्मूला जो हमने दिखाया अभी पीछे लिखा था, I नॉट क्या है, E बाई आर, यही दिखाया था ना, तो आर आर कट गया, E इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टाइम टी पे, वो होगा E इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। तो ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बेटा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के। ये चारों पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। टाइम टी पे एनर्जी स्टोर क्या हुआ, तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ये V वाला फार्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, यहां से टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में निकालना है तो V बाई डी यानी VC बाई डी से निकाल सकते हो। यानी जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं, अगर ये चार फार्मूले पता है आपको तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ग्राफ का। बेटा ग्राफ कैसा होगा, यानी टाइम के साथ ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने निकाले हैं, इनका टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। सो ग्राफ एक तो चार्ज का टाइम के साथ यही ड्रॉ कर देते हैं। कौन सा ग्राफ भाई, QT, चार्ज टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो भाई, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम हमेशा कहते हैं बेटा, हमने ग्राफ का एक चैप्टर पढ़ाया हुआ मैथमेटिकल टूल्स पे, एक बार विजिट जरूर करिएगा अगर आइडिया नहीं है। अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको इक्वेशंस पता है, ये न तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, न तो सर्कल, न तो एलिप्स, न तो पैराबोला, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाए, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। अब एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला नहीं है तो हम ये कहेंगे कर्व्ड ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्ड होगा। कर्व्ड होगा तो इसको ड्रॉ कैसे करे जाए, इसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालें, t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे e टू द पावर 0 आ गया, और किसी के भी पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया अभी 0, यानी q इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आया बेटा बात, t इक्वल टू 0 रखा है यार, तो e टू द पावर क्या हो गया 0 हो गया ना। माइनस भी देखोगे तो e टू द पावर माइनस 0 प्लस 0 वो 0 ही होता है, तो e टू द पावर 0, किसी भी चीज के पावर 0 कर दिया तो वो क्या होगा 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। अच्छा, अब टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, यानी लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं बेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच, यहां इंफिनिटी रख दिया तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, किसी भी नंबर के ऊपर माइनस इंफिनिटी रख दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी, और ये जो e है ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, और e क्या है ग्रेटर देन 1 है बेटा, 2.718 बताया ना, तो 2.718 इंटू 2.718 इंटू 2.718 इनफाइनाइट टाइम्स करो, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार, हाँ 0, ठीक, तो ये 0 हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गई 0 हो गई, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, और 1 इंटू Q नॉट,
और Q नॉट हमने क्या बताया था बेटा, क्या है, CE। तो यहां पे हम मान लेते हैं Q नॉट वैल्यू आ रहा है, तो यहां पे चार्ज कब पहुंचेगा, T इक्वल टू इंफिनिटी पे, यानी ये ऐसे बढ़ा दे बेटा तो इनफाइनाइट टाइम पे ये चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज कभी भी यहां इस लाइन को टच नहीं करने वाला, इनफाइनाइट टाइम पे टच करेगा। यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी पे ले जा रहे हैं, उसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना है, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं ड्रॉ करोगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब कर्व्ड ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कर्व्ड ग्राफ भी ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ऐसा ड्रॉ करोगे तो इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी ये ग्राफ इस तरीके से होगा। ये चार्ज ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज करता जा रहा है। पहले बहुत तेजी से चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ है ये जीरो हो जाएगा, यानी कभी भी ये T इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके चार्ज Q नॉट को रीच करेगा। तो यही हमने शुरू में कहा था बेटा कि थियोरेटिकली कैपेसिटर फुल्ली कब चार्ज होगा, T इक्वल टू इंफिनिटी पे, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ मिली सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर चार्ज 99.9999% यानी तुम जहां तक ले लो यार, उससे कोई मतलब नहीं, 4 प्लेस 5 प्लेस 8 प्लेस 10 प्लेस, उसके लिए टाइम फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट टाइम में ये हम कह सकते हैं फुली चार्ज हो गया। तो ये हो गया QT ग्राफ। अब दूसरा आते हैं हम IT ग्राफ पे। करेंट टाइम ग्राफ। करेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर से वही करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दो वैल्यू निकाल लेते हैं। एक T इक्वल टू 0 पे e टू द पावर 0 1 हो गया, यानी करंट क्या होगा, I नॉट। ध्यान देने वाली बात है बेटा, जब कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये ध्यान देना, कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, T इक्वल टू 0 पे 0, और उसी समय करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम करंट हमने लिखा था भाई कितना, E/R। तो T इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होगा E/R। हम ये यहां पे ले लेते E/R, ये यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा I नॉट। अब T इक्वल टू इंफिनिटी पे देखें तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ये 0 हो जाएगा, कहां गया, ये 0 हो जाएगा, तो I नॉट इंटू 0, करंट 0, यानी T इक्वल टू इंफिनिटी पे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो अब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ कैसा आएगा, ये इंफिनिटी पे जाके 0 होगा बेटा। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए तब तो फाइनाइट टाइम पे इंटरसेक्ट कर देगा। अब कर्ड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते, तो हमारे पास दो मेथड है, एक ऐसे कर्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर कहीं ना कहीं फाइनाइट टाइम पे ही जाके इंटरसेक्ट कर दे रहा है, यानी चार्ज 0 हो जाए, करंट 0 हो जाएगा। दूसरा ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये कहीं टच नहीं करेगा, तो इस केस में यही होगा बेटा, करंट जो होगा वो इस तरीके से टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, यानी टाइम एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, T इक्वल टू इंफिनिटी पे टच करेगा, अदरवाइज ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा। तो T इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होगा, फिर टाइम के साथ वो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा T इक्वल टू इंफिनिटी पे। प्रैक्टिकली ये फ्यू मिली सेकेंड से, फ्यू माइक्रो सेकेंड से फ्यू सेकेंड में करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट अगर 0.0000000001 एम्पियर फ्लो करने लगा
तो प्रैक्टिकली हम उसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। अब VC और VR के लिए ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, तो एक ही इस पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, या चलो दोनों अलग अलग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये VC टाइम और VR टाइम। तो VC का अगर फॉर्मेट देखो बेटा, फार्मूला देखो तो एकदम ऐसा इस टाइप का है, यानी इसका जो ग्राफ है एकदम ऐसा ही होगा भाई, वही इक्वेशन का फॉर्मेट है ना, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये 1 माइनस सी के फॉर्मेट 1 माइनस सी के फॉर्मेट, यानी वही t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इंफिनिटी पे हम VC फाइंड आउट कर लें, ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखें तो ये जो VC है वो E के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और VR क्या होगा, ये एकदम देखो तो करंट के फॉर्मेट का, यहाँ ये कांस्टेंट यहाँ ये कांस्टेंट, तो E यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट 0 हो रहा है, V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, या यहां से देख लो तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा। VC प्लस VR देखोगे तो बेटा ये E के बराबर होगा। VC प्लस VR देखो यहाँ पे, ये क्या है 0, और ये क्या है E, दोनों का सम क्या हो गया E, और इंफिनिटी पे चले जाओ तो VC क्या है E, और VR क्या है 0, दोनों का सम E। बीच के किसी भी मोमेंट पे देखोगे तो VC प्लस VR का सम क्या होगा, E होगा। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है और सेल के साथ कैसे लगे हुए भाई, पैरेलल में लगे हुए। तो जो सेल के अक्रॉस EMF होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ोगे तो वो उसी के बराबर होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, करंट यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब दूसरा केस हम लोग करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को अगर डिस्चार्ज करेंगे तो ये चारों वैल्यू क्या होगा किसी टाइम t पे। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी जो कैपेसिटर बेटा वो क्या ऑलरेडी चार्ज है। डिस्चार्ज कब हो गया, जब कैपेसिटर ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, चार्ज है, और उसको हमने क्या किया, बैटरी हटा दिया तो वो परमानेंटली चार्ज रहेगा। अब किसी रेजिस्टर के थ्रू उसके दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दे तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। वो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे आपको लग रहा होगा कि क्यों सर कह रहे हैं कि किसी रेजिस्टर के थ्रू, अरे यार उस आर को 0 पुट कर लो, सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी रेजिस्टर नहीं लगाना चाहते हो तो, अदरवाइज रेजिस्टर है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां पे ले रहा है एक हम कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C का, रेजिस्टेंस सर्किट का R है, और ये ऑलरेडी चार्ज है। इसका इनिशियल चार्ज हम सपोज कर लें, यहां पे स्विच है भाई, इनिशियल चार्ज हम सपोज कर लेते बेटा, यहां पे लिख देते हैं लेट एट t इक्वल टू 0 चार्ज on capacitor is
क्यू नॉट, यानी इनिशियल चार्ज इसको हम कह सकते हैं। टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे चार्ज क्या भाई, क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट। अब t इक्वल टू 0 पे इसको हमने क्लोज कर दिया। t इक्वल टू 0 पे क्या किया भाई, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो जब इसको क्लोज करेंगे बेटा, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो यानी इसमें करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, ये हमने क्लोज कर दिया। तब किसी टाइम t पे हम करंट मान ले I। अब किसी टाइम t की बात कर रहे हैं बेटा, किसी टाइम t पे करंट क्या मान ले, I, और ये चार्ज हम क्यू सपोज कर ले, ये डिक्रीज कर रहा होगा ना टाइम के साथ, तो अब तो क्यू नॉट होगा नहीं टाइम t पे, तो इसको हम क्या सपोज कर ले, क्यू। तो लेट एट टाइम t चार्ज on capacitor is Q and current in resistor is I। रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, I। अब क्या कर बेटा, इस पे किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई कर दे। तो यहां से हम चल रहे हैं, यहां से यहां चलेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, Q बाई C। भाई नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। फिर यहां से यहां आएंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, माइनस IR। फिर यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। सो IR इज इक्वल टू Q बाई C। अब इस I को क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt, क्योंकि हमको टाइम t पे चार्ज निकालना बेटा, इज इक्वल टू Q बाई RC। हमने पहले ही कहा बेटा, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज इस लेक्चर को और जो अगला लेक्चर होगा इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, केवल बोर्ड की तैयारी करने वाले इनको नहीं देखेंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही देखेंगे। कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब आगे करते भाई, तो इस Q को इधर लेते हैं, इंटीग्रेट तभी होगा ना यार, जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू dt अपॉन RC। RC कांस्टेंट है, इसको अभी हमने पहले कहा था, इसको क्या लेते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इसको कहते हैं। इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। अब इंटीग्रेट हो सकता है, तो इंटीग्रेट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया भाई, t इक्वल टू, अच्छा एक चीज और बेटा, इसको माइनस साइन लिखेंगे, I को माइनस dq बाई dt। पिछले केस में I को हमने क्या लिखा था, dq बाई dt। क्यों, क्योंकि प्लेट पे चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, प्लेट पे चार्ज इंक्रीज कर रहा था, तो I इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dt। इस केस में टाइम के साथ चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो I को क्या लिखेंगे भाई, माइनस dq बाई dt, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो भाई I क्या होता है, dt टाइम इंटरवल में कितना चार्ज चेंज किया अपॉन टाइम इंटरवल। तो पहले केस में
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में dt टाइम में चार्ज dq से बढ़ा, इस केस में dt टाइम में चार्ज dq से घट रहा है, तो माइनस dq बाई dt। सो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस यहां पे लगा देते बेटा ऐसे। t इक्वल टू 0 पे हमने क्या चार्ज लिया भाई, q नॉट, और t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या लिया, q नॉट, और टाइम t पे चार्ज क्या लिया, q लिया, तो टाइम t पे चार्ज क्या होगा बेटा, q। अब इस साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln q, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, तो 1 बाई क्यू का क्या होगा, लॉग क्यू, बेस ही है तो उसको हम ln कहेंगे बेटा, नेचुरल लॉग क्यू। लिमिट पुट करेंगे तो ये दिखा देते हैं यार, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर समझ में नहीं यार, तो ऐसे कर देते हैं। इज इक्वल टू माइनस, ये आरसी तो कांस्टेंट है 1 बाई आरसी, तो माइनस टी बाई आरसी dt का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट पुट कर दिया तो t इक्वल टू 0, t से 0 तक तो ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ln q माइनस ln q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आरसी। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है बेटा, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आरसी। एंटी लॉग ले लिया तो q अपॉन q नॉट, एंटी लॉग लेने पे इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी, यानी q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। अब फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल रिजल्ट हम यहां लिख दे रहे बेटा, चार्ज हमने निकाल लिया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टाइम t पे, q इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यानी उसी को हम टाउ सी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा चार्ज। अब जैसे अगला 3 फार्मूला उधर डेराइव किया तो वही करेंगे। करंट निकाले हुए, तो दूसरा करंट I इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज घट रहा है, तो इज इक्वल टू माइनस, इसी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना, तो क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, और फिर ये x तो है नहीं तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 1 अपॉन टाउ सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू नॉट अपॉन टाउ सी क्या बेटा, आर सी, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये हो गया करंट के लिए फार्मूला भाई, किसी टाइम t पे जो रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा ये होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस टाइम t पे क्या होगा, Vc, तो Vc क्या होगा, Q बाई सी, और Q हमने ये निकाला हुआ, तो Q नॉट अपॉन सी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, ये हो गया। और वी आर क्या होगा भाई, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, और I हमने ये निकाला हुआ बेटा, तो इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q नॉट बाई सी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, यानी रेजिस्टर के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। बहुत ही सिंपल रीजन है बेटा इसका।
कैपेसिटर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको दिखाना तो हम यही फिगर बना के दिखा देते, ये लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। लॉजिक उसका बड़ा सिंपल है भाई, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। ये इसी तरीके से था ना, वो स्विच वगैरह हटा दिया तो सर्किट तो यही है। तो ये दो पॉइंट हमने बेटा, रजिस्टर को हम कह सकते हैं यहां और यहां इसके क्रॉस कनेक्टेड है ना, और कैपेसिटर का एक प्लेट यहां पे कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट यहां पे कनेक्टेड है। तो यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, तो ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे पीछे ग्राफ ड्रॉ किया तो वही हमको करना है। तो इसको हम फटाफट कर देते हैं। ये चार्ज टाइम ग्राफ, दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं करेंट टाइम ग्राफ, तीसरा वीसी टाइम ग्राफ, चौथा वी आर टाइम ग्राफ। ये चार ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था बेटा, t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो e टू द पावर -0, चूंकि सबके पावर ये फंक्शन सेम बन रहा है, तो e टू द पावर -0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 क्या होगा भाई, 1 होगा। और टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे e टू द पावर -इंफिनिटी होगा, जो कि क्या हमने पीछे निकाला था, 0 निकाला था। यहीं से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कर्ड ग्राफ होता है। ये कैसे होगा, t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम होगा और ये टाइम के साथ डिक्रीज करता जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे, कहीं टच नहीं करेगा भाई। t इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू होगा Q नॉट अपन RC, डायमेंशनली I नॉट कर सकते हैं, और ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा t इक्वल टू इंफिनिटी पे। ऐसे VC t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, फिर ये 0 हो जाएगा। VR इनिशियली मैक्सिमम होगा और फिर ये डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ ये भी 0 हो जाएगा। सो ये इनके ग्राफ आ गए बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बेटा, फार्मूला इसका आरसी आया है, लेकिन बड़ा सिंपल सर्किट लिया था हमने। जो सर्किट लिया था इसमें एक ही कैपेसिटर है और एक ही रजिस्टर है, तो इसका तो टाइम कांस्टेंट निकाल लोगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा भी टाइम कांस्टेंट सर्किट का निकालने के लिए आता है बेटा, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी एक से अधिक रजिस्टर है या एक से अधिक कैपेसिटर है, तो उसका टाइम कांस्टेंट निकालेंगे कैसे, ये हमको डिस्कस करना। उसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला बड़ा सिंपल बेटा, टाउ सी इज इक्वल टू RC। लेकिन ये टाइम कांस्टेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कैसे निकाला जाएगा, तो इसको कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये निकालने के लिए बेटा। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सपोज कर लो ये
अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा बेटा, इसको आरसी सर्किट भी कहते हैं। आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटिव सर्किट, ट्रांजिएंट करंट का। वैसे आरसी सर्किट हम एसी करंट में भी पढ़ेंगे बेटा, और आरसी सर्किट डीसी में भी पढ़ा होगा। लेकिन डीसी में हमने क्या बताया था, जहां भी सी होगा करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट के लिए कांस्टेंट करंट की बात कर रहे थे। तो कांस्टेंट करंट जब सर्किट में स्टैब्लिश हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, जो थियोरेटिकली इनफाइनाइट होता बेटा, प्रैक्टिकली हमने क्या कहा, वो फ्यू माइक्रोसेकंड से फ्यू सेकंड हो सकता है। तो आफ्टर सम टाइम जब सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगेगा, तो डायरेक्ट करंट वाले चैप्टर में सी वाले सर्किट में क्या होगा, जीरो करंट, करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है। लेकिन ट्रांजिएंट करंट में ये करंट फ्लो कर रहा होगा, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालना बेटा, ये इस तरीके से हमने सर्किट दिया हुआ, ये बैटरी लगा हुआ बेटा, और ये ऐसे स्विच लगा हुआ, यहाँ पे हमने स्विच या की लगा दिया। अब ये हम ले ले 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 मेगा ओम, कैपिटल एम ऐसे लिख रहे बेटा। ये क्या लिखा, 1 मेगा ओम लिखा, ध्यान देना, और ये 2 मेगा ओम। अब पूछ दिया कि इस सर्किट का कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें। कितना हो गया भाई, 3 मेगा ओम, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लें तो कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब इंडक्टिव टाइम, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आर सी। तो ये हो गया 15 सेकेंड हो जाएगा बेटा, ध्यान देना 15 सेकेंड, क्योंकि मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे एक सेल है भाई, सिंपल केस है यार, इसमें भी क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना, सॉल्व कर लेंगे। इसका कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालना है। ये एक सेल लगा हुआ है, सपोज कर लो ये 12 ओम, ये 6 ओम, ये दिया 1 फैरड, और ये दिया 2 फैरड। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, इक्विवेलेंट आपको निकालने आता, तो ये हो जाएगा 4 ओम, और सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 फैरड। सो टाउ सी क्या हो गया, आर इंटू सी, 12 सेकेंड। सिंपल केस है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर उसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये कैपेसिटर है,
और ये इस तरीके से सर्किट है। ये एक स्विच है बेटा, जिसको फ्लिप कर सकते हैं ए पे और बी पे। फ्लिप कर सकते हैं यानी इसको यहां पे टच करा सकते हैं, इसको यहां पे टच करा सकते हैं। ये सेल है 10 वोल्ट, 2 ओम, 10 ओम, और 20 ओम, 5 मिली फैरड। क्या भाई? 5 मिली फैरड। ये दिया हुआ बेटा सर्किट। अब करा कि फाइंड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन चार्जिंग of capacitor. Second question, discharging of capacitor। ये करना बेटा। तो जब स्विच एस को बी से कनेक्ट करेंगे बेटा तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 5 मिली फैरड, यहां पे 20 ओम, और यहां पे ये सेल आ गया 2 ओम, 10 वोल्ट। ये हो गया सर्किट। अब कैसे फाइंड आउट करें इसका कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट? तो करते क्या बेटा, अब ये ट्रिक सिखा रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेल होगा उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे बेटा। ये सेल है, क्या करेंगे? इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे हमने केवल 2 ओम लिख दिया। फिर जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये कैपेसिटर है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो इस प्लेट को हमने यहां मार्क कर दिया पॉइंट से, इसको यहां, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। जितना भी सर्किट है एकदम वैसे ही ड्रॉ कर दिया, सर्किट जैसे था वैसे ही ड्रॉ कर दिया। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई? 22 ओम। अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी। तो आर कितना आया बेटा? 22 इंटू सी कितना है? 5 मिली फैरड है बेटा, ये ध्यान दिखना, मिली फैरड इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 5 2 10 कैरी 1 और 10 कैरी 1 11। ये मिली सेकेंड हो गया। क्या हो गया भाई? मिली सेकेंड, क्योंकि वो मिली फैरड था ना। तो यानी इसको हम कह सकते हैं 0.11 सेकेंड। ये होगा भाई हमारे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब डिस्चार्जिंग का देखते हैं। डिस्चार्जिंग का कैसे निकालेंगे?
तो डिस्चार्जिंग के लिए हमको स्विच कहाँ पे कनेक्ट करना होगा बेटा? ए पे। डिस्चार्जिंग के लिए स्विच को ए पे कनेक्ट करना होगा। तो ए पे कनेक्ट करके सर्किट डायग्राम बना लेते। डिस्चार्जिंग का सर्किट डायग्राम कैसा बनता, फिर आगे बढ़ते, ट्रिक वही करना है। तो डिस्चार्जिंग करेंगे तो ये हो गया 5 मिलीफैरड, यहां पे 20 ओम और यहां पे 10 ओम, ये हो गया। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 30 ओम। सो टाउ सी इज इक्वल टू आर हो गया 30 इंटू 5 यानी 150 मिली सेकेंड यानी 0.15 सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा इससे भी मुश्किल क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बेटा, इसलिए हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालने के इतने क्वेश्चंस दे दिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। देखिए ये एक कैपेसिटर है, फिर यहां रजिस्टर, फिर यहां पे एक रजिस्टर और फिर यहां एक रजिस्टर, यहां एक सेल, यहां पे हमने की लगा दिया। $10 वोल्ट, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 10 ओम 50 मिली फैरड, यहां पे 9 ओम या फिर इसको ले लेते हैं 12 ओम और ये ले लिया 6 ओम। टाउ सी निकालना इस सर्किट में, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। हमने क्या कहा था, जहां पे सेल होगा उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सर्किट वैसे ही रखेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कैपेसिटर बेटा, ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया ए बी, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बाकी रेजिस्टर हम वैसे ही ड्रॉ कर दें। ये 12 है और फिर ये 6 है, ठीक है ना भाई, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये ऐसे आ गया, ये यहां पे ऐसे दिखाया 10 और सेल को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया और ये ऐसे की तो क्लोज है, ये हो गया। अब इस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले तो हमारा काम बन जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये इसका कैपेसिटेंस था बेटा 50 मिली कूलम, वो हम नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज आएगा। तो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो बेटा तो ए और बी को दूर दूर ड्रॉ कर लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी नहीं बताया, अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे बेटा आगे के लेक्चर्स में।
तो जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता है वो पॉइंट सबसे दूर दूर होते हैं फिगर में बेटा। तो इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अकस्टम्ड है। तो ये हमने अंदर अंदर, ये बाहर बाहर दिखा दिया। अब देखें तो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है। कुछ और भी ये पॉइंट्स है, इनको हम नाम देते हैं। तो ये यहां से देखो, 20 पहले ए से देखें तो जंक्शंस को हम नाम दे दे भाई। इस जंक्शन को नाम हमने दे दिया, ये देखो ये पॉइंट ए है तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि बीच में तो कोई रजिस्टर नहीं लगा ना, तो ये सारा क्या हो गया, ए हो गया। ऐसे ये बी है, इसको अगर हम सी नाम दे दें, ये जंक्शन सी हो गया, और इसको नाम दे दें डी। तो ये जो सी और डी है बेटा, ये ए बी के बीच में आ रहा, तो सी और डी हम कहीं पे भी बना दे, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो जो ये 6 ओम है वो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। 6 ओम किसके किसके बीच में कनेक्टेड भाई, ए और सी के बीच में। ये हम यहां दिखा दें, ये हो गया 6 ओम। 6 ओम। नेक्स्ट 12 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, बी और सी के, बी और सी के। ये हो गया 12। 6 हो गया ए और सी के बीच में, 12 हो गया बी और सी के बीच में। फिर उसके बाद 10 क्या हो गया बेटा, ए और डी के बीच में, ये 10 हो गया। और 2 सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया बेटा। ये कितना हो गया, 2 ओम। अब इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, तो ये देखे भाई, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो कनेक्शन कैसे बेटा, ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन बना हुआ। ये सी है हमारा। देखो ए से डी तक जा रहा है, तो ये डी यहां पे आ गया। देखो वही सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ए और डी के बीच में क्या, 10, और डी और सी के बीच में क्या, 2, और ए और सी के बीच में क्या, 6, और सी और बी के बीच में क्या, 12। तो ये सीरीज में हो गया 12, और 12 के साथ ये 6 किस में भाई, पैरेलल में। 12 और 6 का पैरेलल क्या हो गया बेटा, ये पैरेलल हो गया। कितना हो गया, 12 और 6 का पैरेलल फाइंड आउट करना, 4 आएगा। और ये फिर 12, ये 4 और ये 12 किस में है, सीरीज में है। कितना आ गया, 16 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया बच्चों। ये और ये सीरीज में, 12 के साथ 6 पैरेलल में, 4 हो गया, और ये 4 और ये 12 किस में, सीरीज में, 16। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ सी इज इक्वल टू आर सी। आर हमारा आया है 16 इंटू सी कितना दिया भाई, 50 मिली कूलम, ये मिली फैरड, 50 मिली फैरड। सो 50 ये मिली में आंसर आएगा, तो ये हो गया 800 मिली सेकेंड। यानी ये कितना हो गया बेटा, 0.8 सेकेंड। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते बेटा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पॉइंट वो क्या डिस्कस करना है, एट
इसको आप नोट कर लीजिएगा, एट t इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, when key is closed, when key is closed, write down further। ये पहला पॉइंट है बेटा, दो पॉइंट हम बस डिस्कस करेंगे। एट t इक्वल टू 0 यानी व्हेन की इज क्लोज्ड, कैपेसिटर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस। Second point, at t is equal to infinity। मतलब क्या हुआ, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम of closing of switch, capacitor behaves as infinite resistance। ये बेटा, इसको हमने कैसे लिखा, इसको हम समझा देते क्यों ऐसा लिखा है। t इक्वल टू इंफिनिटी पे डीसी सर्किट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि जिस सर्किट में कैपेसिटर होगा जिस ब्रांच में, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि हम वो कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट करंट की बात नहीं कर रहे हैं। और कांस्टेंट करंट कब फ्लो करेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच, जो हम अभी तक कर रहे थे। लेकिन अभी ट्रांजिएंट करंट में हमने पढ़ा बेटा, वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ देखो या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ देखो, आफ्टर उस ग्राफ में देखना आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच यानी t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या है, करंट जीरो है, यानी कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव कर रहा है। ये हमारा कहने का मतलब है। ये याद कर लोगे तो कुछ एक क्वेश्चंस के लिए ये शॉर्टकट के तरीके काम करेगा बेटा, अदरवाइज वो क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी होंगे। देखो ये 10 वोल्ट ले लिया, ये 2 ओम ले लिया, और ये हमने ले लिया 5 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ करा है बेटा, और वो फार्मूले देखना, t इक्वल टू 0 पे करंट देखोगे 5 एम्पियर आएगा, ये हम लिख दे रहे बेटा, ये चेक जरूर करना। t इक्वल टू 0 पे इसका करंट 5 एम्पियर आएगा, जो हमने, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में फार्मूला देखना I का, तुम करंट निकालना, यही आएगा। ये आने का मतलब क्या हो रहा कि 10 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जीरो रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा। ये चीज हमने यहां लिखा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम तुम देखोगे वही फार्मूले से देखना बेटा, करंट जीरो आएगा। ये t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे ये करंट आ रहा है, वहां फार्मूले से देखना यही आएगा। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे पुट करना, करंट जीरो आएगा। करंट जीरो कैसे आएगा भाई, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लो,
तो 2 ओम प्लस इनफाइनाइट ओम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अपॉन इनफाइनाइट, करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो t इक्वल टू 0 पे, ये तो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग का भी दिखा दे रहे हैं। ये कोई कैपेसिटर है, सपोज कर लो कितने 10 माइक्रोफैरड का, यहां पे चार्ज 100 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज माइनस 100 माइक्रोकूलम, यहां पे रेजिस्टेंस हमने लगा दिया भाई, और t इक्वल टू 0 पे इसको हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, सपोज कर लो कितना कर दें, 2 माइक्रो ओम, 2 माइक्रो ओम का रेजिस्टेंस कर दिया। ये आंसर नोट कर लो बेटा, फार्मूले से चेक करना। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले फार्मूले से I निकालना बेटा, t इक्वल टू 0 पे जो करंट आ रहा होगा उन फार्मूले से वो आएगा I इज इक्वल टू 50 एम्पियर। वहां के फार्मूले को यूज करके देखना, यही करंट आएगा। I इक्वल टू 50, रुको एक सेकंड रुको बेटा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसको 2 ओम ले लो, ये 2 ओम है, 2 ओम, तो 50 ये हो गया 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 5 एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट निकालोगे तो 0 एम्पियर आएगा। उन फार्मूले से देखना यही आएगा। अब यहां से हम समझाते हैं इस ट्रिक से क्या हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, Q बाई सी, यानी 10 वोल्ट का। T इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, 0 रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, यहाँ 0 रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया सर्किट का 2 ओम, तो 10 वोल्ट अपॉन 2 ओम 5 एम्पियर आ गया। T इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनफाइनाइट 2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो 10 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया। यद्यपि ये करेक्ट नहीं है बेटा, एक्चुअली हो क्या रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। लेकिन जो हम समझाना चाहते हैं ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये करंट 0 हो गया। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट टर्न हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, इस पॉइंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन हम देंगे वो तुम कितना भी स्मार्ट हो या कितना भी दूसरे मेथड जानते हो, वो सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे, ये दोनों हमने ट्रिक लिखा है, इससे आप सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए अब रखते बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, ये सारे फार्मूले जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आओगे और अच्छे से तैयारी करके आओगे, तब आपको ये प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे अपने से सॉल्व कर पाओगे। जो नहीं आएगा उसको हम तो सॉल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन देख के उनको सीखने की कोशिश करना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम नया टॉपिक है, तो ये भूलेगा जल्दी, इसलिए इसका प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट क्लास में आना। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। यू स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।